दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब भी कोई विपत्ति आती है, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जिसके विषय में कोई सोचता नहीं है और एकाएक हो जाते हैं और परिस्थितियां बहुत सारे देशों से, देशों के समूह से करवा लेती हैं और जो चीज़ें पूर्व में आई विपत्तियां, पूर्व में आई इमरजेंसीज नहीं कर पाती, वे कई बार एकाएक कुछ ऐसा होता है कि वह करवा जाती है। हम आज तक बात कर रहे थे आपसे कि यूरोपियन यूनियन जो है वह बिखराव की तरफ जा रही है, लेकिन कल जो एक एनालिसिस में हमने पाया और हमने उस पर जब अध्ययन किया तो हमको दिखा कि चीज़ें जो हैं वह अब सही दिशा ले रही हैं, सही रुख अपना रही हैं। देखिए, हमने देखा था कि 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा उसके ऊपर उसका हमला सबसे खतरनाक हमला किसी पर हुआ था तो वह क्षेत्र के हिसाब से यूरोपियन यूनियन पर हुआ था। लेकिन उस समय भी यूरोपियन यूनियन जिस तरह से फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता थी, फाइनेंशियल एकजुटता दिखाने की आवश्यकता थी, वह ईयू नहीं दिखा पा रहा था। और हमने ग्रीस का एपिसोड भी देखा कि ग्रीस जब बैंकरप्ट हो गया एक तरह से, जब ग्रीस पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही थी, उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने जिस तरह से कंडीशनल सहायता की और जिस तरह से ऑस्टेरिटी मेजर्स जो कि सच में प्रताड़ित करने वाले थे वहाँ की जनसंख्या को, जो उनको लेना पड़े, उसमें यूरोपियन यूनियन का रोल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था। जब कोरोना की क्राइसिस आरंभ हुई अभी, तब भी हमने देखा कि इटली और स्पेन को, और विशेषकर जो सदर्न यूरोप है, जो यूरोपियन यूनियन के साउथ के सदस्य हैं, जिनको माना जाता है कि नॉर्थ के सदस्यों से कंपैरेटिवली वो पुअर हैं, वह गरीब हैं उनसे, और जब वहाँ महामारी फैली और जिस तरह से फाइनेंशियल समस्याएं आई तो वहाँ पर मदद करने के लिए यूरोपियन यूनियन सामने नहीं आई। यहाँ तक कि उनका रोल कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखा, क्योंकि जब वे हाथ फैला रहे थे तो वे हाथों को झटका जा रहा था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि यूरोपियन यूनियन सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि मौजूदा क्राइसिस जो थी वो फाइनेंशियल से बढ़ते बढ़ते अब पॉलिटिकल रूप भी ले रही है, और उसके पीछे चाइना किस तरह से जिम्मेदार है मैं आगे बताऊंगा। देखिए, अभी जो बात पर रजामंदी होती हुई दिख रही है यूरोपियन यूनियन में, एक बड़ा फंड रेज करने की, और जिसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सभी मेंबर स्टेट्स की, और यह फंड है 350 अरब यूरो का। मतलब यदि हम इसको डॉलर में, यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो 826 अरब यूएस डॉलर का फंड एज अ यूनियन कलेक्ट कर रही है यूरोपियन यूनियन, जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए उपयोग होगा। उसका सबसे ज़्यादा फायदा उन गरीब कंट्रीज को मिलेगा यूनियन की, जो हो सकता था कि अब यूरोपियन यूनियन छोड़ देती, क्योंकि उनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो बहुत विकराल है। उन्होंने जो त्रासदी देखी, विशेषकर इटली ने, स्पेन ने, और उनका जो ऑलरेडी उनके ऊपर वैश्विक कर्जा है वो उसके बोझ के तले यूं ही दबे हुए थे, और यदि कोरोना के बाद उनको सपोर्ट नहीं मिलता तो यूनियन टूट जाती। और इसमें जिस तरह से बात चल रही है कि जो यूरोपियन यूनियन एज अ बॉडी टैक्स कलेक्ट करता है, उससे वह पैसा जनरेट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और इस पैसे के पीछे ऐसा नहीं है कि केवल लेने वाली कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, बल्कि सभी देशों की एज अ कलेक्टिव यूनियन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और ये क्यों आया एकाएक? अभी इसको पास होना है, लेकिन ऐसा लगता है हो जाएगा, क्योंकि उसमें फ्रांस और जर्मनी जो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते हुए दिखते हैं यूनियन के अंदर, बहुत सारी चीज़ों पे मतभेद दिखते हैं, वह एक हो गए हैं, तो ऐसा लगता है कि वो पारित हो जाएगा। और इसके पीछे मेन मकसद, कारण आप समझिए कि पिछले फ्राइडे था या सैटरडे था, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे ही था, को जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जिस तरह से हंगेरी, जो कि अपने आप में यूरोपियन यूनियन का कंट्री है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बन से बात की, उनके सामने विकल्प रखा कि 1+17 का जो प्लेटफॉर्म है जिसको चीन लीड कर रहा है, उसके अंदर ज्यादातर जो देश हैं, चाहे फिर वह चेक रिपब्लिक हो, चाहे स्लोवेकिया हो, चाहे रोमेनिया हो, चाहे पोलैंड हो, चाहे हंगेरी हो, चाहे क्रोएशिया हो, कि सेंट्रल यूरोप के और ईस्ट यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनको
साथ लेकर चीन काम करेगा और विक्टर ऑर्बेन उसके लिए साथ खड़े थे चीन के राष्ट्रपति के शी जिनपिंग के। तो उसने कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ना कि रोमटे खड़े कर देना, वो यूनियन के अंदर रोमटे खड़े कर दिए और यहाँ तक यूनियन के अधिकारियों ने बाकायदा वक्तव्य देना शुरू किए कि हमको एकजुटता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि चाइना जो है वह डिवाइड एंड रूल, फूट जा डालो राज करो की पॉलिसी पर कार्यरत है। यूरोपियन यूनियन में एक तरह से उसने वेस्टर्न यूरोप को अलग कर दिया और सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप जिसमें पोलैंड हुआ, स्लोवेनिया हुआ, ग्रीस हुआ, हंगेरी हुआ, क्रोएशिया हुआ, इन सब कंट्रीज को साथ लेकर परस्पर उनके साथ काम करने की बात कर रहा है। वो उसके अंदर पूरी चर्चा में विक्टर ऑर्बेन के साथ जो हुई थी उसमें ईयू का कहीं बात नहीं थी। उसके साथ उन्होंने अलग अलग फोन किए। चीन के राष्ट्रपति ने वो एंगेला मर्केल से भी बात करे, जो चांसलर हैं जर्मनी की, वे फ्रांस के राष्ट्रपति से भी, मैक्रॉन से भी बात करते हैं, लेकिन वो उन्होंने एक बार भी यूरोपियन यूनियन के किसी अधिकारी से बात नहीं की, जो ये दर्शा रहा था कि चीन चाह रहा है कि अलग अलग कंट्री से अलग अलग तरह से टैकल किया जाए और यूनियन को एक तरह से साइडलाइन कर दिया जाए, क्योंकि यूनियन जो है वो बार बार चीन को कंट्रोल करने की बात कर रही थी। अब ये जो दिख रहा है ना कि जो 750 बिलियन यूरो का जो फंड रेज कर रहे हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वह एक कदम आगे जाता हुआ दिख रहा है, जिसकी परिकल्पना यूनियन हमेशा करती रही कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह जिसका एक कॉमन बजट होता है जो स्टेट्स को वितरित करती है, वैसे ही ब्रसल्स जो कि कैपिटल एक तरह से आप कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन की, ब्रसल्स भी वैसा ही एक्ट करे। अब वह एक्ट करता हुआ दिख रहा है और यदि ये एक्ट नहीं करता तो डेफिनेटली चाइना जो 17+1+17 के प्लेटफॉर्म बना रहा है, यदि अभी भी नहीं संभलता तो डेफिनेटली चाइना उसके ऊपर एक बड़ा प्रभाव छोड़ता और यूरोपियन यूनियन बिखराव की तरफ चला जाता, जिससे चाइना को एक बड़ा मार्केट मिल जाता। देखिए, एज अ मार्केट हम चीन के लिए बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद सबसे बड़ा इकोनॉमिक मार्केट कोई है तो यूरोपियन यूनियन है। वो यूनियन जितनी कमजोर होगी, चीन इतना ही स्ट्रांग होगा। हमको पता है कि किसी देशों में बहुत सारे देश हैं, चाहे वह पोर्चुगल हो, चाहे वह ग्रीस हो, चाहे पोलैंड हो, चाहे हंगेरी हो, ऑस्ट्रिया हो, 3% से लेकर 10-12% तक की उनकी जो जीडीपी है वह चीन ने हथिया रखी है, कब्जा कर रखी है। अभी हमने देखा कि नॉर्वेजियन एयरलाइंस, जो नॉर्वे की सबसे बड़ी यूरोपीय एयरलाइंस है, उसमें उसके जो डूब रही थी उसके पूरे स्टेक्स उसने चीन ने खरीद लिया, उस पर एक तरह से अपना एकाधिकार कर दिया। तो चाइना जो है एक एक कंपनी को अलग अलग तरह से डील करता है। इटली में जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे, जब वो बिकने की कगार पे आए कोरोना वायरस के बाद, तो चीन ने अपने ट्रेजरी खोलकर वो खरीदा, चीन की कंपनी के माध्यम से खरीदना शुरू किया। और अभी चाइना ने एक और तरीका नया निकाला है, चूंकि यूनियन की नजर जो थी यूरोपियन यूनियन की और कंट्रीज की, वह चीन से आने वाले निवेश पर थी। तो चाइना ने क्या करता है कि उसने अपनी अलग अलग सब्सिडरीज बना दी है कंपनी, चाहे वो हो सकता है प्राइवेट कंपनी के नाम से हो, वो कोई कंपनी सिंगापुर में है तो कोई मकाऊ में है, तो कहीं हो सकता है कि वो वेस्ट में कहीं पर है, कहीं इंडोनेशिया में होगी, मलेशिया में होगी, इस न्यूजीलैंड में होगी, लेकिन वो है प्राइवेट कंपनी, लेकिन उसके पीछे जो स्टेक्स लगे हैं वो चीनी सरकार की, कम्युनिस्ट सरकार के लगे होते हैं पैसा। और जब वो क्या करता है कि फिर सिंगापुर की प्राइवेट कंपनी निवेश कर रही, चाइनीज कंपनी नहीं कर रही, इस तरह से दिखाकर वह जो कंट्रीज जिस तरह से मापदंड बनाते हैं चाइना को कंट्रोल करने के लिए, उसको एक तरह से ट्रांसग्रेस करता है, उससे अपने आप को बचाकर उसको डॉज करके निकल जाता है। तो यह जो अभी 750 बिलियन यूरो का पैकेज जो लेकर आ रहा है यूरोपियन यूनियन, ये चाइना की यूरोप को तोड़ने की और फूट जालो राज करो की परिस्थितियों को पर एक हंटर साबित हो सकता है। मुझे अपेक्षा है कि यूरोपियन यूनियन सही दिशा में जा रही है, क्योंकि चाइना को चेक करना और कंट्रोल करना, और सबसे पहले आर्थिक रूप से चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड चाइना जो है वह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और चाइना ने जो अपने आप की जो
ताकत को बढ़ाया है वो आर्थिक रूप से बढ़ाया है, सामरिक से ज्यादा उसका प्रभाव आर्थिक रूप से है। आप देखिए कि अफ्रीका की कितनी सारी कंट्रीज हैं जिसमें एक तरह से वह राज कर रहा है, वहां की सरकारों वॉरलॉर्ड्स को खरीद के, उनके संसाधनों को खरीद कर। तो चाइना को इकोनॉमिकली चेक करने के लिए एक बहुत अच्छा मेजर है, सकारात्मक मेजर है। और मुझे लगता है कि दूसरी भी कंट्रीज इस दिशा में आगे बढ़ेंगी। भारत ने बिना चाइना का नाम लिए जो कानून निकाला भारत सरकार ने कि हमारे पड़ोसी देश जो हैं उसमें चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन वो सीधे चीन पर ही डायरेक्टेड है। यदि भारत में उनको निवेश करना है, कुछ FDI लाना है, तो उनको भारत सरकार से परमिशन लेनी होगी। अब जब भारत सरकार से परमिशन लेंगे तो उसमें क्या होता है कि फिर बहुत सारे मेजर्स जो हैं चेक एंड कंट्रोल के होते हैं। तो मुझे अपेक्षा है कि दूसरी कंट्रीज भी लें ताकि चाइना का डोमिनेंस कम हो दुनिया में। कल फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।